आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अप्लाई करके आप अपनी जेनेटिकली वीक चेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैंने भी सालों वही चीजें अप्लाई करके अपनी चेस्ट को ग्रो किया है। और जो कि मेरे स्टार्टिंग की ईयर्स में मेरी चेस्ट बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रही थी, बट जब मैंने ये चीजें अप्लाई करना स्टार्ट करी तो धीरे धीरे करके मुझे अपनी चेस्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली अभी पिछले कुछ समय में। तो वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी अपनी वीक चेस्ट को ग्रो कर पाएं, क्योंकि चेस्ट ऐसा मसल है कि अगर बाकी मसल भी आपके तगड़े हो और आपकी चेस्ट अच्छी नहीं है तो आपका जो ओवरऑल लुक है वो देखने में उतना बेटर नहीं लगेगा। अब पर्सनली मेरे को तो यही फील होता है। अब आपकी सबकी अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकती है, बट ये है कि मेरी वीडियो से हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो पाए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ट्रेनिंग वॉल्यूम के ऊपर। अब ये एक ऐसी गलती है जो लगभग 99% लोग करते हैं। मैं खुद भी करता था पहले अपनी ट्रेनिंग में, और अभी भी मैं लोगों को करते हुए देखता हूँ। अब अगर मैं चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरी चेस्ट ग्रो नहीं कर रही है जैसा मैं चाहता हूँ, और मेरे बाकी पार्ट ग्रो कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी चेस्ट की और ज्यादा एक्सरसाइजेस बढ़ा दी। यानी कि मतलब मैं अब अगर 10 सेट लगाता था तो मैं उसकी जगह 14-15 सेट लगाने लगा। अगर मुझे अभी भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है तो मैंने कुछ और नए वेरिएशन देखे, चाहे ऑनलाइन या किसी से सुना या जिम में देखा, और मैंने कुछ और एक्सरसाइज ऐड कर दी। और मैं देख रहा हूँ अभी भी मेरी चेस्ट ग्रो नहीं हो रही है। तो फिर अब क्या करा कि फ्रीक्वेंसी को एक बारी की जगह 2 बारी कर दिया। मतलब आप अब वीक में 2 बारी चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, और आपने जो आपकी एक्सरसाइजेस थी वो आपने डबल कर दी, और अभी भी आप देखोगे कि आपकी चेस्ट ग्रो नहीं कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब कुछ करने से भी आपकी चेस्ट ग्रो नहीं करेगी। एटलीस्ट मेरी तो नहीं करी थी। तो इसीलिए मेरे को पता है कि मैं लोगों को देखता हूँ, जिम में ट्रेनिंग कराता हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसे करके ग्रो नहीं करेगी। ये सब चीजें मैंने सालों करी हैं। मैंने वीक में एक बारी चेस्ट ट्रेन करके, 2 बारी ट्रेन करके, 3 बारी ट्रेन करके, यहाँ तक कि आप मानेंगे कि मैं रोज रात को 150 से 200 पुशअप्स लगा के महीनों या सालों तक सोता था। मतलब कि रात को सोने से पहले मेरा रोज का रूटीन था कि मैं इतने पुशअप्स परफॉर्म करूंगा। मुझे लगता था कि मैं वीक में 3 बारी लगाऊंगा तो चेस्ट बन जाएगी, 2 बारी लगाने से बन जाएगी, या रोज पुशअप्स मारूंगा तो रोज वो ट्रेन तो हो पा रही है। अब ये कि घर पे तो जिम का एक्सेस नहीं था, बट ये कि पुशअप्स लगा पाता था तो वो लगा के मतलब रोज का नियम बना लिया था कि इससे तो ग्रो कर ही जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब कुछ करने के बाद भी मेरी चेस्ट ग्रो करने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा मेरी परफॉर्मेंस और जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही थी। तो ये सब कुछ करने से आपकी चेस्ट ऐसे ग्रो नहीं करेगी जैसे आप समझ रहे हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपकी चेस्ट ग्रो नहीं कर रही है इसका मतलब उसकी रिकवरी में इशू है। अगर 10-15 सेट लगा रहे हैं तो अगर आपकी बॉडी उससे रिकवर हो पा रही है तो जाहिर सी बात है वो ग्रो भी करेगी और उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगी। अब वैसे तो रिकवरी में और भी पॉइंट्स होते हैं जैसे कि हमारी डाइट और हमारी स्लीप वगैरह का। तो अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो मैंने ट्रेनिंग के ऊपर रखी है कि आपकी जो डाइट है, मतलब कि आपका प्रोटीन इंटेक वगैरह वो एकदम ऑप्टिमम है, और जो आपकी स्लीप है वो भी सही है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी स्लीप और आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आप पे ना तो इस वीडियो में बताई हुई चीजें काम करेंगी, ना ही किसी और वीडियो में बताई हुई चीजें काम करेंगी। तो आपको अपने वो दोनों वेरिएबल भी ठीक कर लेने हैं। उसके बाद हम बात कर पाएंगे कि ट्रेनिंग में क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। तो वापस आते हैं अपने एक्सरसाइज वाले पॉइंट पर। और अब अगर आपकी ना तो मसल ग्रो हो रही है ना ही स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रिकवरी है वो सही नहीं चल रही है। और आप जितनी भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको कम करने की नीड है, क्योंकि जितनी वॉल्यूम आप कर रहे हैं अगर वो आपके लिए एडिक्वेट होती तो आप कुछ प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। बट अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आपकी स्ट्रेंथ वगैरह भी इंप्रूव नहीं हो रही है, कोई मसल ग्रो नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम को कम कर लीजिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ट्रेनिंग करते हुए 1-2 साल से ऊपर हो चुका है तो आप उसको 10 से 12 सेट के बीच में ही रखिए। यानी कि मैक्सिमम मैं आपको कहूंगा कि आप 12 सेट से ज्यादा परफॉर्म ना करें वीकली। मतलब कि आपके जो वीक में टोटल सेट्स हैं और मैं जिन सेट्स की बात कर रहा हूँ वो सभी फेलियर पे होनी चाहिए। तो 12 सेट आपको परफॉर्म करने हैं अपनी ट्रेनिंग में। और अब अगर आपको ट्रेनिंग करते हुए 1-2 साल से भी कम हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि आपकी चेस्ट वीक नहीं है, आप ओवरऑल ही वीक है। क्योंकि हम ऐसी गलती करते हैं, हम एक एक्सपेक्टेशन दिमाग में रखते हैं, वो या तो किसी दूसरे को देख के बन जाती है या खुद ही हम ऐसा सोच के जिम आते हैं, और हमें जब वो रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि हमारा वो मसल पार्ट वीक है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी चेस्ट जेनेटिकली बहुत अच्छी होती है, तो अब हमें उन्हें देख के ऐसी एक्सपेक्टेशन क्रिएट नहीं करनी है कि मेरी चेस्ट वीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी ओवरऑल बॉडी ही वीक है। अब आप तब अपनी चेस्ट को वीक बता सकते हैं कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप देखेंगे आपकी लेग्स, आपकी बैक, आपके आर्म्स सब कुछ ग्रो कर रहे हैं और आपकी चेस्ट ग्रो नहीं कर रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि आपकी चेस्ट वीक है।
तो अब हमें उसको प्रायोरिटी पे ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और जो है इंटेंसिटी से रिलेटेड। अब ये ऐसा पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता था कि लोग ऐसी गलतियां नहीं करते होंगे, बट जब मैंने सालों लोगों को ट्रेनिंग कराई है और जिम में देखता हूँ, तो मैंने देखा कि ये गलती भी बहुत बड़े लेवल पे होती है। मैं बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी का मतलब, कि जब मैं सेट परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग 12 रैप लगा के या 15 रैप लगा के, और उन्होंने डंबल या मशीन जो भी है रख दी, बट जो उनका एफर्ट लेवल था वो बहुत कम था। यानी कि वो उससे ज्यादा वेट लगा सकते थे, बट वो उतना वेट लगा रहे हैं, उन्हें लगता है कि 12 रैप या 15 रैप लगा लेने से काम हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी सेट परफॉर्म करने हैं वो इंटेंस होने चाहिए, यानी कि फेलियर पे होना चाहिए। अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं दीवार पे कील ठोकना चाहता हूँ, और मैं हथौड़ी को कील पे मारूंगा, तो वो मैं कितनी इंटेंसिटी से यानी कितनी जोर से मार रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि मेरे को कितनी बारी मारने पे वो कील दीवार में ठुक जाएगी। यानी कि अब अगर मैं उस पे जोर से 2 बारी मारता हूँ, तो हो सकता है मेरा काम 2 बारी में ही हो जाए। और अब अगर मैं उसको स्लो स्लो टच कर करके मार रहा हूँ, तो हो सकता है मैं उसको पूरे दिन मारता रहूं तो भी मेरी कील ना लगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। यही अगर आप ठीक से समझ गए तो आपके बहुत सारे बेसिक तो इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे, कि आप अगर कील को ठोक रहे हैं और आपने उस पर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा चोट मारी, तो आपकी कील भी खराब हो जाएगी और आपकी दीवार भी खराब हो जाएगी। और अब अगर आप बहुत हल्का हल्का उस पर मार रहे हैं, तो ना तो आपकी कील अंदर जाएगी और आपका समय भी वेस्ट हो रहा है। तो हमें एक बैलेंस फाइंड आउट करना है कि हमें इंटेंसिटी से और कितनी बारी उस इंटेंसिटी पे अप्लाई करना है। तो आपकी ट्रेनिंग में इंटेंसिटी होनी जरूरी है, बट वो ओवर भी ना हो और वो अंडर भी ना हो। तो इसीलिए मैंने आपको 10 से 12 सेट बोले हैं। इसीलिए वो सेट इंटेंस होने चाहिए। अगर वो इंटेंस नहीं है तो वो इनएडिक्वेट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस तरीके से आपको अपनी इंटेंसिटी नहीं रखनी है। आपको ट्रेनिंग अपने सारे सेट जो है वो इंटेंस और फेलियर पे ही रखने हैं। इसीलिए मैं आपको लिमिटेड सेट्स बता रहा हूँ, ताकि आप उनको अच्छे से परफॉर्म करें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। और अब जो एक बहुत बड़ी गलती है जो मैंने सालों अपनी ट्रेनिंग में की है, और मैं अभी भी लोगों को करते हुए देखता हूँ, वो है कि एक ही जैसी एक्सरसाइजेस को अलग अलग तरीके से अलग अलग बेंचेस पे मशीन पे परफॉर्म करना। यही बात मैंने अपनी कितनी एक्सरसाइजेस की आपको नीड है इस वीडियो में भी करी है, तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी बॉडी जो मसल ग्रो करती है वो मैकेनिकल टेंशन की वजह से करती है। अब यानी कि हम जब भी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो वो एक स्ट्रेस, एक मैकेनिकल टेंशन प्रोवाइड कर रही है वेट्स के थ्रू हमारी मसल को, और वो सिग्नल करती है हमारी बॉडी को मसल ग्रो करने के लिए। जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे ब्रेन को पता है, ना कि हमारे मसल को। हमारे मसल को सिर्फ स्ट्रेस पता है, और हम उसे कैसे स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं वो पता है। उसको ये नहीं पता है कि ये इंक्लाइन बेंच है या ये फ्लैट बेंच है। अब जो गलती होती है, कि अगर हमने कोई ईएमजी स्टडी देखी, कि जिसमें हमारा जो इंक्लाइन का यानी कि क्लेविकुलर हेड जो है अपर चेस्ट का, वो ज्यादा एक्टिव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 15%, 10%, 20% ज्यादा एक्टिव हो रहा है अगर हम फ्लैट बेंच पे वही सेम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो। अब सेम सीन, कि अगर मैं इंक्लाइन परफॉर्म कर रहा हूँ तो जो मेरा एक्सटर्नल हेड या मतलब मिडल चेस्ट या लोअर चेस्ट है, वो एक्टिवेशन उसका कम है इंक्लाइन के कंपेरिजन में। बट इसका मतलब ये है कि अगर मैं फ्लैट बेंच लगा रहा हूँ तो मेरी पूरी चेस्ट एक्टिव है, अगर मैं इंक्लाइन लगा रहा हूँ तो मेरी पूरी चेस्ट एक्टिव है। बस उसका कुछ सर्टेन जो फाइबर है, जो सर्टेन एरिया में है, वो थोड़े ज्यादा एक्टिव है किसी और मूवमेंट से। यानी कि अगर फ्लैट बेंच लगाई जा रही है तो पूरी चेस्ट चल रही है, बस अगर हम उसी को इंक्लाइन पे लगाएंगे तो जो हमारे अपर चेस्ट के फाइबर है वो थोड़े ज्यादा चलेंगे। अब गलती क्या होती है, कि इंक्लाइन पे बारबल लगाई जा रही है, इंक्लाइन पे डंबल लगाए जा रहे हैं, इंक्लाइन मशीन लगाई जा रही है, और इतना सारा जमघट इकट्ठा कर लेना है। तो और फिर उन्हें लगता है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि डाइट भी ठीक नहीं है, दुनिया भर की एक्सरसाइजेज हैं, सोने का पैटर्न ठीक नहीं है, तो रिकवरी कहाँ से मिलेगी। अब ये चीजें मैं सुबह से शाम तक समझा समझा के थक चुका हूँ, और लोग थोड़े दिन उसको फॉलो करते हैं और फिर इससे घूम फिर के अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। मसल ग्रो करने का प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होता है कि आपने 2 हफ्ते 4 हफ्ते कोई चीज फॉलो कर ली और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिले या नहीं मिले। अब या तो आप बहुत बड़े जेनेटिक एलीट हो, अब अगर ऐसा होता तो आपको वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ती। तो प्लीज जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आप उसको सीरियसली लें, वो आपकी सालों की मेहनत को बचा सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको दुनिया भर की वेरिएशन की नीड नहीं है, और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने थियोरेटिकली पढ़ के अप्लाई करके 10-15 साल मुझे ट्रेनिंग करते हुए हो गए। अगर ऐसे करके मसल ग्रो करते, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने खुद भी वही काम करे, तो मेरी मसल बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी होती। जैसा मैं लोगों को बोलता हूँ
कि ऐसे तो मेरे पास खुद का जिम है, तो इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा तगड़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास तो 24 घंटे एक्सेस है जिम का। बट ऐसा नहीं होता है। तो आप जो मैं चीजें समझा रहा हूँ उन पे ध्यान दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने 10 से 12 सेट आपको बताए वीकली, उसको आप 3 से 4 मूवमेंट में डिवाइड कर लीजिए। यानी कि आपको एक मूवमेंट इंक्लाइन की होगी प्रेसिंग में, एक मूवमेंट फ्लैट की होगी प्रेसिंग में, या फिर अगर आप फ्लैट नहीं लगाते तो फ्लैट की जगह आप डिक्लाइन लगा रहे हैं, तो आप एक डिक्लाइन हो गई और एक इंक्लाइन हो गई। कभी भी आपको 3 मूवमेंट नहीं लगानी, 2 मूवमेंट प्रेसिंग की लगानी है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों ही मूवमेंट आप डंबल पे परफॉर्म करिए, क्योंकि हम यहाँ काम कर रहे हैं चेस्ट की ओवरऑल ग्रोथ पे। यानी कि हम एक पूरी चेस्ट की शेप देना चाहते हैं और ज्यादा रेंज ऑफ मोशन में काम करना चाहते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कितना अच्छे से स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जो कि डंबल पे बेटर हो सकता है बारबल के मुकाबले। तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप उसको, इन दोनों मूवमेंट को डंबल पे परफॉर्म करें। एक इंक्लाइन की प्रेसिंग मूवमेंट और एक फ्लैट की प्रेसिंग या फिर एक डिक्लाइन की प्रेसिंग। और 2 आइसोलेशन आप रखिए, जिसमें कि एक आइसोलेशन हो गया आपकी कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें आप फ्रंट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आपकी पैक डेक फ्लाई हो गई या फिर बेंच पे लेट के डंबल फ्लाई हो गई। और अगली मूवमेंट केबल क्रॉसओवर, जिसमें आप नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये सब चीजें आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि कैसे आप अलग अलग एंगल से अपनी चेस्ट को आइसोलेशन में और प्रेसिंग में हिट कर रहे हैं। तो अब अगर आपने इतने वेरिएशन कर लिए, तो आपकी अब ओवरऑल चेस्ट ट्रेन हो जाएगी। और मैं आपको डंबल सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जिम में किसी को देख रहे हैं कि वो तो उसकी चेस्ट बहुत अच्छी है और वो बारबल पे चेस्ट लगा रहा है और उसकी चेस्ट बहुत बड़ी दिख रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैसे भी करके चेस्ट लगाएंगे और उनकी चेस्ट हमसे बड़ी ही दिखेगी। तो हम, हमारा वो वीक पार्ट है, तो हमें उस तरीके से काम करना है। हो सकता है किसी का वो स्ट्रांग पार्ट है, वो उसको कैसे भी लगाएगा तो वो ग्रो कर लेगा। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका कोई ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम नहीं होता और वो तगड़े दिखते हैं। तो ऐसे लोगों को देख के हमें सीखने लेनी है। हमें उन लोगों को देख के सीखना है कि कैसे वो अपने खराब फिजिक को धीरे धीरे करके ओवर द इयर्स इंप्रूव कर पाए हैं। अब अगर कोई स्टेरॉइड पे है और जेनेटिक्स अच्छे हैं, तो हमें उसे देख के सीखनी लेनी है। हमें अपने जैसे लोगों से देख के सीख लेनी है कि अगर वो इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो हम कैसे इम्प्रूव करें। अगर अब भी आप बारबल पे एक मूवमेंट लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि जैसे आपकी प्रेसिंग में मैंने 2 मूवमेंट आपको बताई हैं, तो एक इंक्लाइन हो गई, तो आप क्या करिए, इंक्लाइन पे बारबल ऐड कर लीजिए और अपने फ्लैट पे डंबल को रखिए। और कुछ महीने इसी प्रोग्राम को फॉलो करके आप क्या करिए, उस बारबल को आप फ्लैट बेंच पे कर दीजिए और इंक्लाइन पे डंबल कर दीजिए। तो इससे आपकी प्रोग्रामिंग में भी चेंज हो गया और ओवरऑल जो आप सर्टेन एरिया हिट करेंगे अपने मसल के, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपके मतलब प्रोग्रामिंग भी अच्छे से होगी। और आप चाहें तो कुछ महीने में अपनी जो एक्सरसाइजेस के ऑर्डर हैं उनको भी आगे पीछे चेंज कर दीजिए। तो इससे कौन से एक्सरसाइजेस में आप ज्यादा वेट मूव कर पा रहे हैं, किसमें कम कर पा रहे हैं, तो ऑर्डर से वो भी फर्क पड़ जाता है। मतलब कि पहली मूवमेंट जो आपकी होगी वो आपकी ज्यादा प्रायोरिटाइज हो जाएगी, क्योंकि आप फ्रेश ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो ये 4 मूवमेंट अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपकी ओवरऑल चेस्ट बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन की नीड नहीं है। अब अगर आप कोई और वेरिएशन ऐड भी करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इसी में से किसी मूवमेंट को आप रिप्लेस करके करिए, इसी एक जैसे मूवमेंट से। जैसे कि अगर आप, मैंने बोला कि अगर आप फ्लैट पे डंबल प्रेस कर रहे हैं और आप उसकी जगह कोई और मशीन या कोई और डिक्लाइन की बेंच लगाना चाहते हैं, तो उसे हटा दीजिए और उसको ऐड कर लीजिए। ये नहीं करना है कि आपको वो भी ऐड कर लेनी है, तो फिर वही वॉल्यूम वाला पार्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कि एक साथ बहुत सारे मसल ग्रुप्स को इंप्रूव करने की कोशिश करना। अब अगर आप बिगनर वाली स्टेज से काफी आगे निकल आए हैं और आपको कुछ साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, और आपकी चेस्ट वगैरह की मसल लैग कर रही है, लेकिन आप क्या गलती कर रहे हैं कि आप अपनी चेस्ट को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी बैक को, अपनी लेग्स को और बाकी अलग अलग मसल ग्रुप को भी एक साथ इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये अब क्या होगा, आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग हो जाएगी और आप सारे मसल ग्रुप को एक साथ प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते हैं अगर आप एडवांस वाले फेज की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप एवरेज से बहुत नीचे हैं। और अगर आप एवरेज से ऊपर आ गए हैं और आप एडवांस वाले फेज के आसपास हैं, तो आपको कुछ मसल्स को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा और कुछ मसल्स को अपनी मेंटेनेंस के आसपास रखना पड़ेगा। सभी मसल को बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते। अभी ये ऐसे है, जैसे मैं अगर कोई जॉब करता हूँ तो मेरा एक महीने का मंथली बजट होगा, जैसे मुझे कितनी सैलरी मिलती है और इस महीने मेरे पास क्या क्या बड़े खर्चे हैं। तो मैं ध्यान रखूंगा कि इस महीने इस खर्चे पे पैसे लगाने हैं। अब अगर मैं सब जगह पैसे लगाने लगूंगा तो मेरा इतना मंथली बजट अलाउ नहीं कर पाएगा।
तो ऐसे हमारी बॉडी की सर्टेन रिकवरी होती है कि हम ओवरऑल इतने स्ट्रेस से, लाइफ के, ट्रेनिंग के, हर एक चीज के, उससे रिकवर कर सकते हैं। अब मैं उसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग अगर सारे मसल ग्रुप पे करने लगूंगा और वो मेरी ओवरऑल रिकवरी उसे अलाउ नहीं करती है, तो वो जो पार्ट वीक है वो ज्यादा सफर करेंगे बशर्ते और पार्ट से, क्योंकि वो वैसे ही बाकी पार्टों से लैग कर रहे हैं। तो जब हम किसी एक्सरसाइज को तो जब हम किसी मसल ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखें, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा सभी मसल पे प्रायोरिटी ना कर रहे हो, सिर्फ एक या दो मसल ग्रुप को प्रायोरिटी रख के ट्रेनिंग करें। जैसे कि मेरी अभी जो प्रायोरिटी है वो मेरे क्वाड्स पे और मेरी चेस्ट की तरफ है, कि मुझे लगता है कि वो मेरी अभी थोड़ा फिजिक से, बाकी से कंपैरिजन में मसल मास थोड़ा कम है, या वो उतना अच्छा से इंप्रूव नहीं करते हैं। तो मेरा फोकस अभी उन्हीं की तरफ है, पिछले लगभग 1 से 2 साल से। और ये साल भी मैं अपनी प्रोग्रामिंग में इन्हीं पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है। अब अगर आप अपने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग फेज में, तो ये सारी बातें लागू नहीं होती उतनी ज्यादा। बट अगर आप ट्रेनिंग करते हो कुछ साल हो गए, तो आप इस चीज को ध्यान रख के अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कीजिए। बात करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी वगैरह पे, रैप रेंज पे। तो मैं आपको कहूंगा कि जो मैंने आपको 10 से 12 सेट्स बताए, उसको आप वीक में 2 बारी डिवाइड कर लीजिए। हालांकि करने को आप जो ब्रो स्प्लिट है उस पर भी ट्रेन कर सकते हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा कि आप उसको 2 बारी डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम हर बारी एक स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप 2 बारी ट्रेनिंग करेंगे वीक में, तो आप कुछ ना कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्पाइक होगा। और उसको 2 बारी डिवाइड कर लीजिए। अब करने को आप एक बारी भी कर सकते हैं, बट उसमें जो इशू क्या रहता है कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपके 12 सेट्स हैं और वो इंटेंस सेट है, तो जो उनकी क्वालिटी होगी वो धीरे धीरे करके जब आप थकते जाएंगे, तो जो आखिरी वाली जो एक्सरसाइजेज होंगी वो इतना बेटर से परफॉर्म नहीं हो पाएंगी जो हम पहले वाले एक्सरसाइज कर रहे थे। तो बेटर है कि हम उसको 2 बारी में डिवाइड कर लें। अब उसको डिवाइड कैसे करना है? जैसे आप एक इंक्लाइन प्रेस कर रहे हैं और उसके बाद एक पेक डेक कर रहे हैं, तो ये आपकी मंडे की ट्रेनिंग होगी। और अगली बारी में आपने एक फ्लैट प्रेस करी या डिक्लाइन प्रेस करी और उसके बाद केबल क्रॉसओवर कर ली, तो ये आपकी सेकंड टाइम की ट्रेनिंग होगी। अब आपको ये नहीं करना है कि आपकी 2 बारी ट्रेनिंग हो रही है तो मुझे 2 मूवमेंट कम लग रही है, मैं कोई एक और एक्सरसाइज ऐड कर लेता हूँ। ये सब गलतियां हमारे मन के हिसाब से होती हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे और फिर अपनी प्रोग्रामिंग को खराब कर देंगे। तो जो हमने डिसाइड करा है, अगर हम उसको तरीके से नहीं करेंगे, तो हम उसको मेजर कैसे कर पाएंगे कि हमने क्या प्रोग्रेस कर पाई और क्या नहीं कर पाई है। और फिर आप इधर उधर रैंडमली चीजें करते रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस वजह से आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अब अगर मैं बात करूं रैप रेंज की, आपको अपनी सभी मूवमेंट का रैप रेंज 8 से 15 के बीच में रखना है। अब ये 8 से 15 के बीच में क्यों है? क्योंकि अगर आप हायर रैप रेंज की तरफ जाएंगे, तो जो मसल में मेटाबोलाइट्स वगैरह बिल्ड होते हैं, उसकी वजह से जो एक बर्निंग सेंसेशन होता है, तो हायर रैप में भी ट्रेन करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप 8 से नीचे की रैप रेंज को रखते हैं, तो ऐसा होता है कि लोड इतना ज्यादा हैवी हो जाएगा कि हमारा फोकस अपने मूवमेंट पे ध्यान रखने से वो लोड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और हमें पावर लिफ्टिंग तो करनी है नहीं, हमें मसल को ग्रो करना है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कितने अच्छे से अपने मसल से वेट को मूव कर रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि अगर हमारा कोई लैगिंग पार्ट है, तो हम अगर उस पर ज्यादा वेट उठाएंगे, जैसे कि मेरे साथ जो दिक्कत होती थी कि मेरी चेस्ट लैगिंग पार्ट है और मेरा ट्राइसेप्स और मेरे डेल्ट मेरे स्ट्रॉन्ग पार्टों में है, तो जब मैं ट्रेन करता हूँ तो वो जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। और अब अगर बॉडी को लोड मूव करना है, तो उसमें सारी फोर्स है वो कैसे भी करके अप्लाई करेगी। तो हमारी टेंशन हट गई चेस्ट की तरफ से, और हम अपने ट्राइसेप्स और शोल्डर्स में घुसाए हुए हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी एक्सरसाइज को इतनी रैप रेंज पे परफॉर्म करना है कि जिसमें हमारी मूवमेंट अच्छे से बनी रहे, हमारी इसेंट्रिक कंट्रोल्ड रहे, और हम वेट को कि नीचे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ग्रेविटी के साथ ही गिर रहा है, हमें उसको कंट्रोल से खुद नीचे लेके आना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसेंट्रिक 50% फेज है हमारी ट्रेनिंग का, और कंसेंट्रिक 50% है। मतलब कि जब वो नीचे आ रहा है तो वो खुद भी नीचे ही आ जाएगा वेट, उसमें आपका रोल क्या है? ये गलती मैं देखता हूँ जिम में करते हो कि आपको उसको कंट्रोल वे में लाना है। तो आपको 100% अपनी मूवमेंट अच्छे से करनी है। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि हमारा जिम आने का मकसद है मसल बनाने के लिए हम जिम आए हैं, उस प्रोसेस के लिए हमें वेट उठाना है। ना कि हम वेट उठाने जिम आए हैं और हम सब कुछ भूल भाल के और वेट मूव करने में लग गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जिम में कोई हमसे ज्यादा वेट उठा रहा है तो हमें भी ज्यादा वेट उठाना है। तो हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी है। और खासकर हम जब कोई वीक बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हैं, तब तो हमें ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो एक ऑप्शनल की तरह है, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अब अगर आपके जिम में अच्छी मशीन्स अवेलेबल हैं, तो आप उन पे ट्रेन करिए, डंबल की या बारबल की जगह। क्योंकि ये मेरा खुद का सालों का खुद ट्रेनिंग करने का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग कराने का मैं ये कह सकता हूँ
जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, अगर वो रिमूव हो जाता है तो हम मसल को ज्यादा अच्छे से टारगेट कर पाते हैं। हालांकि इसमें रिसर्चेज वगैरह हैं और वो कंक्लूड करती हैं कि बहुत ज्यादा हमें मसल हाइपरट्रोफी में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बात कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्हें अपनी चेस्ट बिल्कुल फील नहीं हो रही है, और वो मशीन पे जब ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से अपनी चेस्ट फील होने लग गई। और मेरे साथ खुद भी यही सिनेरियो है, क्योंकि जब मैं इससे पहले अपने जिम में ट्रेनिंग करता था तो मेरे पास अच्छी मशीन्स वगैरह नहीं थी। फिर मैंने जिम का सेटअप चेंज करा, तो मैं कुछ मशीनें खरीद के इसीलिए लाया कि मैं अच्छे से अपनी खुद की चेस्ट भी ट्रेन कर पाऊँ। जैसा कि आप वीडियो में भी देख पाते होंगे मोस्टली, कि आप मुझे मशीन पे ही अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए देखते होंगे। और इससे पहले मैं फ्री वेट पे करता था। तो मेरे को बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले जब से मैंने मशीन्स पे स्विच करा है। तो अब अगर आपके जिम में अच्छी मशीन्स अवेलेबल है तो आप मशीन्स पे ट्रेन करिए इनको। और अगर नहीं है तो फिर आपकी मजबूरी है कि आपको डंबल या बारबल पे करना है, और उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उस पर कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि मशीन्स अच्छी ही क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर वो इम्पोर्टेड है तो और अच्छी बात है। अब जो मैंने इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसमें आप ये मान लीजिए कि मैंने 90% सारी चीजें कवर कर दी हैं, और जो 8-10% चीजें हैं वो आपको, अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो आपको वैसे भी ट्रेनिंग में समझ आने लगेंगी कि आपको कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ऐसा होता है जब हम सालों खुद ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें खुद भी ऑब्जर्व करते हैं। जब हम अपने खुले माइंड से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं चीजों को ऑब्जर्व करके, अब हम रैंडम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम चीजों को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। और ये चीजें जो मैंने आपको वीडियो में बताई है, ये बहुत सालों के एक्सपीरियंस से गलतियां कर करके मैंने गैदर करी हैं। और अगर आपने ये समझ लिया और अप्लाई कर ली तो आपकी बहुत साल की मेहनत बच जाएगी, और आपको अपनी चेस्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसे देखने में मैंने सालों लगा दिए। तो मैं होप करता हूँ इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प होगी। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।